हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हमारा 7.4 एक्सरसाइज तक बेटा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, आज से हम लोगों की इंटीग्रेशन की एक अच्छी जर्नी शुरू होने वाली है, क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बाकी के कंपैरिजन में बहुत इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, लेकिन ये इजी आपके लिए बहुत होने वाली है। इसके अंदर आई थिंक 6 से 7 टाइप अवेलेबल हैं और सारे ही टाइप आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाले हैं। लेकिन बार बार मैं आपसे एक बात बोलता हूँ बच्चे, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपने सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करना है कि अगर सर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हाउ कैन वी जज कि ये एक्सरसाइज नंबर 7.5 का क्वेश्चन है। 7.5 जो एक्सरसाइज है इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जो इसका नाम है बच्चों वही इसका काम है, पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पर जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू फ्रैक्शन। बच्चों जो हम सीखने वाले हैं वो हम ये सीखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी एक फ्रैक्शन अवेलेबल होगा जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा कि उस फ्रैक्शन को किसी और फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन में चेंज होता है। बच्चों इसके अंदर जो हम सीखेंगे टाइप्स, उसके अंदर 5 टाइप तो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, प्रॉपर्ली उसकी टेबल बनी हुई है। मैंने असाइनमेंट भी लिखे हुए हैं, असाइनमेंट भी उसकी टेबल बनी हुई है। लेकिन 2 से 3 टाइप थोड़े अलग टाइप हैं, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, वो मैंने असाइनमेंट में नहीं लिखे हैं, बट वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं द मोस्ट ईजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए ऑलरेडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.5। इसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और मैंने जितने भी टाइप्स आपके एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल हैं या मेरे असाइनमेंट के अंदर अवेलेबल हैं वो सारे टाइप्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसको ना बच्चे आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है और आपको सिर्फ ये सीखना है कि स्प्लिटिंग क्या होती है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिलेटेड टू माय असाइनमेंट और एनसीईआरटी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। अभी आपने सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग बिठानी है कि स्प्लिटिंग होती क्या है, हमारे पास कौन कौन सी सिचुएशंस अवेलेबल हो सकती हैं और हमें उसे किस फॉर्म में चेंज करना होता है। तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है बेटा केसेस ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कौन कौन से फ्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको स्पेसिफाई करूंगा कि ये सिचुएशन तो ये करना है, ये सिचुएशन तो ये करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो बच्चे, अगर आपके पास देखो ऊपर जो ऊपर है उसको आप इग्नोर करें, द न्यूमरेटर विल बी इग्नोर, उस पर ध्यान नहीं देना आपने। इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है आपके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपॉन की सिचुएशन है। ऊपर होना क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने अपॉन पे ध्यान देना है। आपका डिनोमिनेटर में क्या अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों आपने स्प्लिटिंग करनी होती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास नीचे अवेलेबल है कितने ब्रैकेट्स, 2 ब्रैकेट्स। ऊपर कोई भी एक इक्वेशन अवेलेबल होगी और वो हमेशा हद से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन विल बी अवेलेबल या उससे कम, उससे ऊपर अवेलेबल नहीं हो सकती। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मैंने वहाँ नोट में भी लिखा हुआ है, मैं एंड में समझाऊंगा। अभी न्यूमरेटर को भूल जाए फिलहाल आप। तो अगर आपके पास ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं 2, तो आपने स्प्लिटिंग का ध्यान रखना है कि आपके पास अगर ऐसा फ्रैक्शन होगा और उसका इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल होगा तो आपने उसे दूसरे में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। मैंने कहा था वी ऑलवेज कन्वर्ट, हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो हम करेंगे इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट। मैं कहूँगा बहुत ईजी स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग क्या होती है, स्टार्टिंग वाला जो ब्रैकेट है वो ए के अपॉन में आता है, ए अपॉन में द फर्स्ट ब्रैकेट प्लस बी अपॉन में सेकंड ब्रैकेट। हमेशा ध्यान रखना बीच में एडिशन ही आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। और ए के अपॉन में स्टार्टिंग ब्रैकेट, बी के अपॉन में सेकंड ब्रैकेट। बच्चों के मन में सवाल आता है व्हाट इज ए एंड बी, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, ए एंड बी आर अननोन कांस्टेंट जो हमें निकालने होते हैं। अभी आपने सीखी थी एक्सरसाइज नंबर 7.4, उसके अंदर मैंने जो टाइप नंबर 3 एक्सप्लेन किया था, ऑलमोस्ट उसकी तरह ये ए एंड बी होते हैं। जैसे वहाँ निकालते थे ऑलमोस्ट वैसे ही हम यहाँ भी निकालते हैं। तो ए एंड बी आर द अननोन कांस्टेंट जो हम निकालेंगे बट बाद में। अच्छा, ये वाली सिचुएशन क्या है, ऊपर को छोड़ दें, नीचे कितने ब्रैकेट्स अवेलेबल होंगे, 3 ब्रैकेट्स अवेलेबल होंगे, 3 ब्रैकेट्स। तो आपने बच्चों सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर हमारे पास अपॉन में यहाँ 3 ब्रैकेट्स हो तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी। बड़ी सिंपल सी स्प्लिटिंग है, ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट होता है, फिर मैंने क्या बोला, एडिशन ही आता है हमेशा, एडिशन। बी अपॉन में सेकेंड ब्रैकेट होता है, सी अपॉन में थर्ड ब्रैकेट होता है, वेयर ए बी सी आर
ABC आर अननोन कांस्टेंट। अभी मैं सिर्फ स्प्लिटिंग सिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। इसके आगे क्या होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ABC निकालने का तरीका क्या है, विल डिस्कस व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट और एनसीईआरटी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा बच्चे, इस बार एक ही ब्रैकेट है और उसका भी स्क्वायर अवेलेबल है। ऊपर क्या है उसको छोड़ दो, नीचे एक ब्रैकेट और उसका भी स्क्वायर अवेलेबल हो। तो स्प्लिटिंग दिमाग में रखो मेरे बच्चों, स्प्लिटिंग बड़ी सिंपल है। जो ब्रैकेट का स्क्वायर अवेलेबल है उसको आप ऐसे स्प्लिट करते हैं, ए अपॉन में वो ब्रैकेट जिसका स्क्वायर अवेलेबल है वो आएगा, और बी अपॉन में क्या आ जाएगा, उस ब्रैकेट का स्क्वायर। अगेन सुन लो बच्चों, ए अपॉन में वो ब्रैकेट जिसका स्क्वायर अवेलेबल है और बी अपॉन में उस ब्रैकेट का स्क्वायर, दैट्स इट। ये स्प्लिटिंग भी आपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर एक ब्रैकेट का स्क्वायर अवेलेबल हो और एक सिंगल ब्रैकेट हो तो कैसे स्प्लिट करेंगे। तो ऐसे स्प्लिट करेंगे, देखो पहले जो स्क्वायर वाला है आप उसको टैकल करो, पहले जो स्क्वायर वाला है आप उसकी स्प्लिटिंग करो। उसकी स्प्लिटिंग बड़ी सिंपल है, आपको पता है कि आपने इसको स्प्लिट करना है। हाउ कैन वी, जो स्क्वायर वाला है मैंने आपसे कहा उसको टैकल करना है पहले। तो ए अपॉन में पहले वो ब्रैकेट जिसका स्क्वायर है, पहले विदाउट स्क्वायर लेते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ऊपर भी मैंने वैसे ही सिखाया है। पहले ये ब्रैकेट आएगा विदाउट स्क्वायर, फिर इसी ब्रैकेट को लेंगे हम विद स्क्वायर, और ऊपर ए रहेगा, ए अपॉन में स्टार्टिंग ब्रैकेट, बी अपॉन में स्टार्टिंग ब्रैकेट का स्क्वायर, एंड सी अपॉन में थर्ड ब्रैकेट। तो ये स्प्लिटिंग हो गई इस केस की। ये है केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। ये हो सकता है अपॉन में एक का स्क्वायर 3, 2, एक का स्क्वायर एक और अवेलेबल, और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चे, ऊपर अगेन ध्यान मत दो, नीचे ध्यान दो। नीचे एक ब्रैकेट होगा जिसमें लीनियर इक्वेशन होगी। अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व करी, यहाँ पर हर जगह वी हैव द लीनियर इक्वेशंस, everywhere you can see, everywhere we have the linear equation, but here it is the linear equation as well as the quadratic equation। एक linear है एक quadratic है। तो इसमें भी एक बात का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे बच्चे, वो क्या है कि यहाँ पे जो quadratic equation अवेलेबल है, ये ज़रूर ऑब्जर्व कर लेना कि उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी तो फिर ये वाला टाइप नहीं बचेगा वो, क्योंकि उसके फैक्टर होने के बाद वो ऐसा बन जाएगा। अगर इसकी फैक्टराइजेशन हो गई तो हो सकता है कि वो ऐसा बन जाए या हो सकता है कि वो ऐसा बन जाए, लेकिन इस केस का वो रहेगा कब, मैंने नीचे स्पेसिफाई भी किया है, वेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई भी वहाँ फैक्टर नहीं बनेगा, वो ऐसी इक्वेशन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, वी कैन नॉट द फैक्टराइज, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स पॉजिटिव का 1, इसका भी क्या नहीं हो सकता, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी इक्वेशंस अवेलेबल होंगी तो फिर स्प्लिटिंग ऐसी होगी जो यहाँ लिखा हुआ है। बड़ी सिंपल सी स्प्लिटिंग मैंने लिखी हुई है। ए अपॉन में सबसे पहले वो ब्रैकेट आता है, फिर बी एक्स प्लस सी, देखो ऊपर का ध्यान रखना, हर जगह बी सी सिंपल आ रहा था, बट यहाँ पे अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो ऊपर आएगा बी एक्स प्लस सी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो क्वाड्रेटिक के ऊपर बी एक्स प्लस सी, सिंपल वाली ब्रैकेट के ऊपर ए, दिस इज द स्प्लिटिंग। इसमें भी ए बी सी आपको निकालना पड़ेगा। तो दीज आर द स्प्लिटिंग, जो कि आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी, और अच्छे से कब क्लियर होंगी, जब मैं इस पर बेस कराऊंगा क्वेश्चन। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट में मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो नोट आप समझ लो, क्योंकि वो नोट अगर आपको क्लियर हो गया ना तो फिर ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में देख के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है। नंबर 1 मैंने क्या लिखा है, पार्शियल फ्रैक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अब इसका क्या मतलब है ये समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है। मैंने कहा नीचे ब्रैकेट्स 2 होंगे तो ये स्प्लिटिंग होगी, लेकिन कब, जब x अलजेब्रिक होगा। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं गलती से कि यहाँ पे सर अगर ऐसा हो गया कि ex प्लस ए आ गया और ex प्लस बी आ गया, तो क्या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ex प्लस ए अपॉन में ex प्लस बी एट्सेट्रा, तो ये गलत तरीका होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में जितने भी आपके डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, दे मस्ट बी अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या आपका लॉगरिथमिक होता है तो वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें। एक अब मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई आपका जो न्यूमरेटर है उस पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान मत दो, अब उस पर ध्यान दो। और उसकी एक ही चीज़ आपने नोटिस करनी है, हर चीज़ को नहीं देखना कि न्यूमरेटर क्या है, सर क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, व्हाटएवर, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लिख लें बेटा इस चीज़ को, कि द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर
ऊपर की जो डिग्री है वो स्मॉलर होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। भाई बस इतनी सी बात ध्यान रखो, मैंने लिखा हुआ भी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मस्ट बी स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये बात आपको ध्यान रहेगी तो पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए जज कर लोगे। अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन में अगर ऐसा हुआ कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर आ गई या उससे ज़्यादा आ गई और आपने वहाँ लगा दिया क्या पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, उसको करने का तरीका अलग होता है, वो भी हम इसी एक्सरसाइज में सीखेंगे। बट इन 5 जो मैंने टाइप लिखवाए हैं इनको करने के बाद तो सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है न्यूमरेटर में कि जो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इंटू अगर मैं कर दूँ तो x का क्या आएगा क्यूब आएगा, तो ऊपर की डिग्री एक्स क्यूब से क्या होनी चाहिए स्मॉलर, लाइक एक्स स्क्वायर होना है। यहाँ पे अगर मैं एक्सपैंड कर दूँ a माइनस बी के स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो ऊपर की डिग्री उससे कम होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर है तो ऊपर क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ 7.5 एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको एक्सरसाइज, तब आपको 100% समझ में आ जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। बच्चों मैंने जो लिया है स्टार्टिंग क्वेश्चन वो अपने असाइनमेंट से लिया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आज मैं असाइनमेंट से ही एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप असाइनमेंट से जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ लें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे मैक्सिमम आपने करने हैं और क्लास के एंड में बिल्कुल इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी टाइप मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, आपको यहाँ पे आपने देखा इस चीज़ को आपको देखती समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा टाइप है। हाउ कैन वी जज, हम देखेंगे नीचे कितने ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं, 2 ब्रैकेट, एक में एडिशन एक में सब्ट्रैक्शन, उससे फर्क नहीं पड़ता, बीच में एडिशन हो बीच में सब्ट्रैक्शन हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे ही आपने देखा कि यार नीचे ब्रैकेट्स 2 हैं और ऊपर की डिग्री अपॉन के कंपैरिजन में स्मॉलर है, तो अगर ये सिचुएशन बन जाती है तो विल से दिस इज द टाइप नंबर 1। तो ये हम करने जा रहे हैं केस नंबर 1 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब एकदम से आपको क्या ध्यान में रखना है, इसकी स्प्लिटिंग दिमाग में रखनी है। स्प्लिटिंग कैसे, आप इस चीज़ को लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू, स्प्लिटिंग बड़ी सिंपल है बच्चों, यू ऑल नो स्प्लिटिंग क्या होती है, a अपॉन में फर्स्ट ब्रैकेट b अपॉन में सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, ये इसकी स्प्लिटिंग होती है, a अपॉन में स्टार्टिंग ब्रैकेट b अपॉन में सेकेंड ब्रैकेट। उसके बाद आपने इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1 ऑलवेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसी सिचुएशन को आपने सिंप्लीफाई करना है। हाउ कैन बी सिंप्लीफाई, जो नीचे अपॉन में 2 ब्रैकेट्स है उसको एक तरीके से आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, a अपॉन में x प्लस 1 से x प्लस 1 कटा, x माइनस का 2 आ गया। और जो b है अगर मैं उसकी बात करूँ तो क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट, b के साथ आ जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यहाँ के बाद बहुत सारे मिथ्स हैं, स्कूल टीचर्स अलग बताते हैं, मैं आपको एक अलग अप्रोच बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वो अप्रोच भी बताऊंगा जो स्कूल टीचर सिखाते हैं। लेकिन पहले मैं आपको इजी ट्रिक बताऊंगा जो आपने लगानी है, और इसमें नहीं लगानी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन में वही ट्रिक लगाना जो मैं सिखा रहा हूँ। 100% अप्रूव्ड है, सीबीएसई वालों ने खुद कहा है कि इस वाले मेथड को आप लगाओ आपको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो पहले इजी ट्रिक सीखते हैं, फिर स्कूल वाली ट्रिक सीखेंगे, जो आपको बेटर लगे आप वो लगा देना। अब आपने निकालना है आपका यहाँ पे क्या एम है, आपको निकालना है ए एंड बी। बहुत इजी ट्रिक है ए एंड बी निकालने की। हाउ कैन वी फाइंड ए एंड बी, आपने ऐसे निकालना है ए एंड बी कि आप इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। आपने अगर ए निकालना है तो आपने सिर्फ इतना इमेजिन करना है कि ए के अपॉन में जो ब्रैकेट था वो क्या था, ए के अपॉन में ब्रैकेट था x प्लस 1। आपने ये x प्लस 1 को उठा के 0 रखना है, ए के अपॉन वाले ब्रैकेट को उठा करके आपने 0 रखा, और वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई माइनस का 1। जो वहाँ से निकल के आती है वैल्यू वो कंप्लीट सिचुएशन में आपने डालनी होती है इक्वेशन नंबर 2 में। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, a की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, a के अपन में जो ब्रैकेट था उसको इक्वल टू 0 रखो, वहाँ से x निकाल लो और उस x को उठा के पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 में आप रख देंगे हर जगह। तो इस x की जगह रखेंगे, देखो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा -2। 100% इसको ना यहाँ रखने पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि b 0 हो जाएगा। b कैसे 0 हो जाएगा, x की जगह रखा -1 + 1, इट विल बी फिनिश, तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। और यहाँ पर भी a कितना बचेगा, एक जगह अगर देखें तो a इंटू में -3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। राइट, a मिल गया हमें। अब हमें b निकालना है, तो b के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रिक,
b के अपॉन में जो सिचुएशन है उसको उठा के इक्वल टू 0 रखो, मतलब x माइनस 2 को उठा के इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 2। ये काम रफली करना है, आपको दिखाना नहीं है। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे 2 पुट किया आपने तो ये 1 हो जाएगा। देखो 100% यहाँ टी पुट करने पे आपका a खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर श्योर। और यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। नाउ यू हैव a, यू हैव b। अब यहाँ से सर अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ से अगला स्टेप होगा कि पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में आपने रख देना। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a कितना था 2/3 x प्लस 1 हो जाएगा, b कितना था 1/3 x माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जब एग्जैक्ट आ गया फ्रैक्शन, आपने क्या करा बेसिकली समझिए इस चीज़ को, ये जो फ्रैक्शन था इससे इस फॉर्म में चेंज कर दिया। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो जो इसका इंटीग्रेशन आप निकालोगे वही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, बिकॉज द बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल। इफ़ यू विल टेक एलसीएम यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये बोलो बात एक ही है। तो आपने क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। वैसे ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सीधा भी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। जो अगला है उसमें मैं सीधा इंटीग्रेशन ही लूँगा, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस का 2, ठीक है भाई। 2/3 ले लीजिए बाहर, 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/3 इंटीग्रल से बाहर ले लीजिए 1/x माइनस 2 dx। तो नाउ इसको तो आपने अवॉइड करना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था। बट ये वाला जो फ्रैक्शन आपने साइड में निकाला है उसको ही आपने इंटीग्रेट करना है और उससे ही बेटा आपका आंसर आएगा। एंड द आंसर विल बी, आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 2/3 log x प्लस 1, क्योंकि 1/x का स्ट्रेट इंटीग्रेशन होता है, यू ऑल नो 1/x मीन्स द log x। यहाँ पर आ जाएगा 1/3 log x माइनस 2 प्लस c एंड इट विल बी योर आंसर। यही आपका आंसर माना जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द केस नंबर 1 ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। देखो ये मेथड, इजी मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपके स्कूल वाले जो हैं वो क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि स्कूल मेथड लगाओ ये मेथड लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका भी मैं रीज़न आपको बता दूंगा। स्कूल टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ से मैं ये आपको बता रहा हूँ स्कूल मेथड, जो आपके स्कूल्स के टीचर्स बताएंगे और बोलेंगे कि यही फॉलो करो, इसी में नंबर मिलेंगे, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1। आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ले रखी है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये वाली ना जो हमने रखी है वैल्यूज़, इसे ना रख करके आप कंपेयर करें। जैसे हमने 7.4 एक्सरसाइज सीखी थी, कॉन्सेप्ट नंबर वहाँ पे 3 सीखा था, वही सेम कॉन्सेप्ट। आप क्या करें, आप कंपेयर करें, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो x है और जो लोएस्ट डिग्री है वो कांस्टेंट है। दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करें। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है तो a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन बनेगी माइनस का 2a जो मैं ले रहा हूँ कॉन्स्टेंट टर्म, पॉजिटिव का b इज इक्वल टू -1। इसको आप एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करेंगे तो कैसे करेंगे, प्लस ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, कट जाएगा। यहाँ 3a इज इक्वल टू 2 आएगा, a इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। इस a की वैल्यू को उठा के चुपचाप यहाँ रख देंगे तो 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। दिस इज अनदर मेथड। यू शुड कंपेयर, यू शुड मेक द 2 इक्वेशंस एंड यू विल सॉल्व इट। अब आप कहोगे सर ये हमें ईजी लग रहा है ज़्यादा। अभी इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितने इक्वेशंस बन रही हैं, 2 इक्वेशन, ब्रैकेट्स कितने, 2 ब्रैकेट्स। यही मेथड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर यहाँ पर ब्रैकेट्स होंगे 3। जो अगला टाइप है ना, अगर वो इस मेथड से किया ना तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ इस मेथड को अवॉइड करें। आंसर तो सेम ही आ रहा है, 2/3 2/3 1/3 1/3, तो फिर इस मेथड को फॉलो करें। मैं आपको इसलिए भी यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, रीज़न मैं आपको बता दूँ। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, और ये जो एक्सप्लेनेशन है
बेटा सीबीएसई में ना एक्सप्लेनेशन मतलब कैलकुलेशन आपने जो की है ए एंड बी के लिए उसके नंबर नहीं है, नंबर सिर्फ इस चीज़ के हैं कि ए की वैल्यू ठीक होनी चाहिए, बी की वैल्यू ठीक होनी चाहिए। सीबीएसई वालों को कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन सा मेथड लगाया क्या नहीं लगाया, आप सीधा ए एंड बी भी लिख देंगे ना तो भी सीबीएसई नंबर दे देगी। जब कैलकुलेशन के नंबर ही नहीं है तो कैलकुलेशन में इतने एफर्ट क्यों मारोगे आप बेटा। ईजी वाली कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दी है, स्ट्रांगली रिकमेंड इसी को फॉलो करना, वो वाला मेथड आप अवॉइड करना, कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई में अप्रूव्ड है। तो अब करते हैं बेटा केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चे वो भी फ्रॉम माय असाइनमेंट का मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 2 एंड विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द केस नंबर 2 विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। और जिसकी स्पेशलिटी ये होती है आपको साफ साफ देखते समझ में आ जाएगा कि नीचे कितने ब्रैकेट्स अवेलेबल होंगे, 3 ब्रैकेट्स अवेलेबल होंगे। अच्छा बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ एक चीज़ को जरूर ऑब्जर्व कर लेना कि ऊपर की डिग्री नीचे से कम होनी चाहिए। ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की x क्यूब है, तो ऑब्वियसली ऊपर की डिग्री नीचे से कम है, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है और एल्जेब्रिक भी है। अब स्प्लिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपने दिमाग में रखनी है। आपने स्प्लिट करा 2x माइनस 1 x माइनस 1, तो सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे 2x माइनस 1, देखो x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3। स्प्लिटिंग बड़ी सिंपल है, आपको बताइए यार, a अपॉन में स्टार्टिंग ब्रैकेट होता है, फिर b अपॉन में सेकेंड ब्रैकेट होता है, c अपॉन में थर्ड ब्रैकेट होता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यार जो चीज़ यहाँ पे देखो, इसको मानना हमेशा इक्वेशन नंबर 1। जो ब्रैकेट्स यहाँ अवेलेबल होंगे यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, आपने हर एक से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप इससे भी करेंगे बच्चे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, तो सिचुएशन विल बिकम 2x माइनस 1। देखो a के साथ ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, तो a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 3, b के साथ आ जाएगा x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3, और c के साथ आ जाएगा x माइनस 1, c के साथ x माइनस 1 और x प्लस 2, और दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2 जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद की कैलकुलेशन अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई इसके नंबर नहीं है। कैलकुलेशन आपने जो सिंपल वाला तरीका मैंने आपको कराया था, इजी मेथड, वही आपने लगाना है। आपने सबसे पहले क्या करना है बच्चों, समझो, आपको अगर a की वैल्यू चाहिए तो a के अपॉन में जो ब्रैकेट है उसको इक्वल टू 0 रखा, a के अपॉन में ब्रैकेट है x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपने क्या करना है बच्चे, इस पूरी सिचुएशन में पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे 1 रखा तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसकी वजह से कौन कौन से ब्रैकेट 0 हो रहे हैं वो देख लो आप। इसकी वजह से ये पूरी सिचुएशन खत्म, मतलब b के कोफिशिएंट सारे खत्म, ये पूरा 0 हो गया, और इसकी वजह से ये भी पूरा 0 हो गया। तो बेसिकली बचा सिर्फ हमारे पास a, तो a के साथ क्या क्या आ जाएगा, 1 में 2 ऐड करोगे इट विल बिकम 3, 1 में से सबट्रैक्ट करोगे तो इट विल बिकम -2, तो a की वैल्यू आ गई -1/6, राइट। ये कैलकुलेशन आपने कर ली। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है। अगेन सिंपल मेथड, b के अपॉन में जो ब्रैकेट है उसको आप इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली -2। तो आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। बच्चे -2 रखा तो पहले यहाँ पुट करेंगे आप, -4 -1 दैट इज -5। अगेन यू हैव टू सी कि इसको रखने की वजह से कौन कौन सा ब्रैकेट 0 हो गया। ये वाला पूरा 0 हो गया तो ये सिचुएशन खत्म, और ये पूरा 0 हो गया। ऑब्वियसली b के अपॉन वाला लिया तो b की वैल्यू निकलेगी, ये भी पता है हमें यार। तो b के साथ आ जाएगा -2 -1 दैट इज -3, -2 माइनस का 3, तो दैट विल बी माइनस का 5 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, नेगेटिव से एक नेगेटिव कट जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/3। नाउ यू हैव b ऑल्सो। अब क्या करना है, c के अपॉन में क्या है, x माइनस 3, आपने इक्वल टू 0 रखा, x माइनस 3 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो व्हाट यू नीड टू डू इज पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x इक्वल टू 3 अगर मैं यहाँ रखता हूँ 6 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। अगर 3 हम यहाँ रखेंगे ये 0, 3 हम यहाँ रखेंगे ये 0, तो ऑब्वियसली c की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कट जाएगा, तो c की वैल्यू 1/। तो ये कैलकुलेशन ऐसी है जो मैंने आप, अब देखो अगर तुम सोचो, इमेजिन करो, अगर तुम इसमें टीचर जो आपके स्कूल टीचर बताते हो वाला मेथड लगाने बैठ जाते एग्जाम्पल के तौर पे, तो a b c की फॉर्म में कितनी इक्वेशन बनती है। एक तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ता,
फिर x का करना पड़ता, फिर कांस्टेंट करना पड़ता, ABC की फॉर्म में 3 इक्वेशन, फिर उनको सॉल्व करना, इट विल बी सो हेक्टिक फॉर यू। और ये कितना इजीली ABC आ गया, हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी इसके अंदर कैलकुलेशन, इजीली हमें ABC मिल गया। नाउ यू हैव टू पुट ऑल ABCs इन इक्वेशन नंबर 1, और इस बार आपने पहले दिखाना है नहीं है, सीधा इंटीग्रल भी ले लो। आप ऐसे लिख दो, पुट ABC इन इक्वेशन नंबर 1 एंड अप्लाई इंटीग्रल। बस सीधा लिख दो एक ही बार में, दो बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस का 3, राइट। फिर a के अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो a तो अभी लिखना नहीं है तुम्हें, तो a की वैल्यू कितनी है, -1/6 आप बाहर ले लो, या हाँ -1/6 आप बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटीग्रल, फिर माइनस का 1/3 बाहर ले लो, b की वैल्यू 1 अपॉन में x प्लस 2 dx, c की वैल्यू 1/2 बाहर ले लो बच्चों, 1 अपॉन में x माइनस 3 dx। और ये वाला फ्रैक्शन था जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, बट अब जो फ्रैक्शन आ रहा है उसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली आ सकता है बच्चे, और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/6 log x माइनस 1, क्योंकि इसका सीधा सीधा लॉग हो रहा है, 1/3 log x प्लस 2 प्लस 1/2 log x माइनस 3 प्लस c, एंड इट विल बी योर आंसर। देख रहे हो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन से इजी एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में अवेलेबल नहीं है बच्चों। अगला मैंने, चलो आप लोग भी खुश हो जाओगे यार, अगला जो मैंने क्वेश्चन ले लिया है वो अपनी NCERT से ही ले लिया है, एग्जाम्पल नंबर 15। हमारा एक केस नंबर 1 क्लियर हो गया, केस नंबर 2 क्लियर हो गया, अब मैं केस नंबर 3 और करा रहा हूँ तुम्हें, अच्छे समझ लेना। बहुत सिंपल सा केस है, इसमें करना क्या है, I'll tell you the अप्रोच, और अप्रोच के अकॉर्डिंग आप आराम से कर लोगे। समझना बच्चे ध्यान से इधर देखो, इसमें बच्चा कहेगा कि सर ये तो दूर दूर तक देखने में पार्शियल फ्रैक्शन लग ही नहीं रहा, तो ये वाला क्वेश्चन आप बोल कैसे सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, देखने में नहीं लग रहा, लेकिन ये भी चीज़ हमें पता है कि यार इसका स्ट्रेट भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हमें इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको याद हो 7.4 में भी कराया था, साइन साइन कॉस, बट यहाँ कॉस। तो अगर मैं साइन को टी पुट करता हूँ तो हर जगह साइन होना चाहिए, सिर्फ एक कॉस होना चाहिए। तो ये जो कॉस है हमें उसको चेंज करना चाहिए, तो ये कॉस इजीली साइन में चेंज हो भी सकता है। हाउ कैन वी चेंज इट, बड़ा सिंपल तरीका है बच्चों, 3 sin phi -2 तो एज इट इज़ रहेगा cos phi, और यहाँ आ जाएगा 5 -1 sin स्क्वायर phi -4 sin phi, राइट। अगला स्टेप क्या करेंगे आप ध्यान समझना, 3 sin phi -2 cos phi अपॉन में भाई इंटू कर लो, 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 4 प्लस साइन स्क्वायर फाई -4 साइन फाई। अब आप एक काम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ देखो आपको पता है साइन फाई उसका डेरिवेटिव होता है कॉस फाई विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो व्हाट वी कैन डू इज़ हम सिर्फ साइन फाई को उठा के टी पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मुझे कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो द सिचुएशन विल बिकम 3t -2 अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 4t पॉजिटिव का 4, और ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई की जगह डी टी। अब बच्चा कहता है कि सर ये क्वेश्चन तो लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक वाला बन गया 7.4। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस कर रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से इधर। एग्जाम में भी अगर ऐसा हो कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच कैन बी फैक्टराइज, अगर उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तो आपके लिए एडवाइस है कि 7.4 वाला लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, दैट विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड। पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना, इसकी स्प्लिटिंग करके ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3t -2, मैं नेक्स्ट स्टेप में ही लिख सकता हूँ यार इसको, t -2 का होल स्क्वायर। तो अभी आप कह रहे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन केस नंबर 3 का तो है ही नहीं, जिसमें एक ब्रैकेट का स्क्वायर होता है सीधा, ये तो अलग था। लेकिन अब आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई करके एल्जेब्रिक भी बन गया, एक ही ब्रैकेट है उसका भी स्क्वायर है, मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 3 है, और उसके हिसाब से अब आपने इसको स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दी स्प्लिटिंग क्या होगी, ध्यान दो। स्प्लिटिंग होगी, आप लिखेंगे यहाँ पे 3t -2 अपॉन में t -2 का होल स्क्वायर। सिंपल सी स्प्लिटिंग होती है, a अपॉन में पहले वो ब्रैकेट आता है t -2, फिर b अपॉन में उस ब्रैकेट का स्क्वायर आता है, पहले वो आता है उसका।
तो एक ब्रैकेट लिख लिया, फिर उसका आप स्क्वायर ले लेंगे, दैट इज t माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर मैंने आपसे कहा है एज यूजुअल आपने क्या करना है, हमेशा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। आप इस ब्रैकेट्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बिकम 3t माइनस का 2। देखो इससे ये एक कट जाएगा और ये एक बच जाएगा, प्लस यहाँ पे कंप्लीट कट हो जाएगा। और आपको मैंने कहा था एज यूजुअल ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने करनी है ए बी के लिए कैलकुलेशन, क्योंकि आपका ए बी आ जाएगा तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है सुनो, व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले करना है पुट, अगर ए की वैल्यू निकालनी है, अब ये नहीं कि ए की वैल्यू, ये थोड़ा अलग है और ये वाला इससे अगला वाला उससे अगले वाला ये थोड़ा अलग है, इसमें कंपेयर भी करना पड़ता है, मजबूरी है आपकी। क्यों, ए के अपॉन में जो है t माइनस 2, अगर आपने उसको इक्वल टू 0 रखा तो t की वैल्यू आ गई 2, और आपने क्या करा इस पूरी इक्वेशन में पुट t इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में रखने के बाद दैट विल 6 माइनस 2 4, ये पूरा ख़त्म हो गया और b की वैल्यू आ गई 4। लेकिन पंगा ये पड़ गया कि अब ये मैं समझना कि सर b के अपॉन में जो है उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, वहाँ से t निकाल ले। बोले बच्चों यहाँ भी तो t की वैल्यू 2 ही आएगी, तो घुमा फिरा के वो सिचुएशन तो ऑलरेडी यूज्ड है। तो अब क्या करें, तो अब वो वाला दामन पकड़ लो, अब वो वाला जो आपके स्कूल टीचर ने समझाया था अब उनका दामन पकड़ के हम कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला जो इजी मेथड था वो फेल हो चुका है। नाउ वी नीड टू अप्लाई दैट मेथड जिसमें हम कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर किसे करें सर, ये भी बता दीजिए। कंपेयर करते हैं हमेशा हाईएस्ट डिग्री से, हाईएस्ट डिग्री से। हाईएस्ट डिग्री मतलब यहाँ पे जैसे हाईएस्ट डिग्री है t, फिर उससे नीचे कांस्टेंट। अगर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री होता t स्क्वायर तो हम कंपेयर करते t स्क्वायर से, बट फिलहाल तो t इज द हाईएस्ट डिग्री। तो आप क्या करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ t। तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, यहाँ पे t का कोफिशिएंट आ रहा है 3, और कुछ है t का कोफिशिएंट नहीं है। इक्वल टू में t का कोफिशिएंट क्या है, अगर मैं a को मल्टीप्लाई कर दूं तो a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो भाई t का कोफिशिएंट मिल गया। तो अब क्या करेंगे सर, अब आपने सिंपली इसको वैल्यू को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 एंड अप्लाई इंटीग्रल, अप्लाई इंटीग्रल। तो यहाँ आ जाएगा, देखो भाई 3t माइनस 2 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इज वॉट 3, 1 अपॉन में t माइनस 2 dt प्लस 4, 1 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जिसका इंटीग्रल पहले पॉसिबल नहीं था, नाउ इट इज़ पॉसिबल, आप आराम से कर सकते हैं। कितना आ जाएगा बेटा, 3 log t माइनस का 2 प्लस 4, 1 अपॉन इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन t माइनस 2। कैसे किया, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस 1/x, यू ऑल नो। तो अब आपने सिर्फ यहाँ पे t की वैल्यू रीपुट कर देनी है, तो log कितना हो जाएगा, साइन फाई माइनस 2 माइनस 4 अपॉन साइन फाई माइनस 2 प्लस c, एंड इट विल बी योर आंसर। तो ये था केस नंबर 3। आज हम इतने ही केसेस रखेंगे इस वाले लेक्चर में, और मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। आपने वो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, और जो भी डाउट आएगा यू विल आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। बच्चों इसका जो होमवर्क मैंने आपको दिया है 7.5 एक्सरसाइज ओपन करने के बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 10 11 14 17 19 22 ये सब बेस्ड है जो मैंने अभी टाइप नंबर 1 2 3 कराया है। एग्जाम्पल नंबर 11 आपसे हो जाएगा, दैट्स इट। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए, आप कहोगे सर एक सिंपल है और एक क्वाड्रेटिक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने कराया नहीं है। बोले बच्चों जो क्वाड्रेटिक है उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आप इसको ऐसे कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 1 को वी कैन ऑल्सो राइट x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3। नाउ इट बिकम अ केस नंबर 2, और जब ये केस नंबर 2 बन जाएगा उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा होमवर्क मेरे को नेक्स्ट क्लास तक पॉजिटिवली चाहिए बेटा, आप इसको कर लेना। अगली क्लास में हम इसके बचे हुए टाइप कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा।